24 दिसंबर की वो सर्द सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आंख मूंद कर पहाड़ियों के पीछे जाकर सो चुका था और चांद पहरेदारी पर तैनात हिमालय के पीछे से धीमे धीमे अपनी झलक दे रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की के बाहर हिमालय की चोटियों में बर्फ से ढकी हुई चादर को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था। मैं अपने गर्म आरामदायक बिस्तर पर रजाई ओढ़े एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरी रजाई के अंदर गर्माहट देती हुई एक रबर की गर्म पानी की बोतल थी। एकाएक ही मुझे याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट खुद का हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिया। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 गर्म स्वेटर पहनी और गले में एक मफलर लपेटा और फिर एक जैकेट पहनकर घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रहे थे और मैं उस पर चलता हुआ जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका इनविटेशन मुझे कल ही मिला था। वो इनविटेशन कपाड़िया का था। आज शाम से मैं उस किताब को पढ़ने में इतना खो गया था कि मुझे पार्टी में जाने का ध्यान ही नहीं रहा। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उस सर्द अंधेरी रात में मैं कपाड़िया के घर की तरफ बढ़ रहा था। उनका घर मेरे घर से करीब 1 मील दूर था और अभी मैंने आधा ही मील तय किया था कि मैंने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े देखा। मैं उसी तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की रही होगी। देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसने बैगनी रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उस पर बेहद जच रही थी। उसके घने लंबे काले बाल उसके कमर तक झूल रहे थे। मुझे पास देख उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और कहा, आज ठंड काफ़ी है ना? उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप कपाड़िया की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने हाँ में इशारा किया। फिर मैंने पूछा, आपकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप भी पार्टी में ही जा रही हैं, तो चलिए क्यों ना साथ में चलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद हमें ऊंची ऊंची देवदार के पेड़ों के बीच से कपाड़िया का भव्य मकान दिखाई देने लगा। मैंने उस लड़की से कहा, हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम अविन है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सौम्या है। मैंने उस लड़की को उन पहाड़ियों पर पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इन पहाड़ियों में आए हुए कुछ महीने ही हुए थे और इस बीच शायद उसका और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। हम दोनों कपाड़िया के घर पहुंचे। वहाँ की रौनक देखने लायक थी, पर वहाँ पर कोई भी सौम्या को जानता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि वो मेरे साथ है तो मेरी ही दोस्त होगी। हम भले ही कुछ देर पहले ही मिले थे, मगर हम दोस्त थे। सौम्या उस पार्टी का भरपूर मजा ले रहे थे, मगर उसने कुछ भी खाया नहीं और ना ही कुछ पिया। वो बस म्यूजिक की धुन पर झूमे जा रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बेहद ही खुश लग रहे थे। वो कभी कभी संगीत की धुन पर ताली बजाते तो कभी यहाँ वहाँ झूमते फिरते। मुझे उसे देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं दूर खड़ा हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बस उसे देखे जा रहा था। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। घड़ी में कब रात के 12 बज गए
कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे लगने लगा कि वापस घर चलना चाहिए। मैंने अपना ड्रिंक खत्म किया, इसलिए मुझे लग रहा था कि घर पहुंचकर मैं बस अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने वहां पर मौजूद अपने दोस्तों को क्रिसमस की बधाई दी और सबको बाय बोलकर घर जाने के लिए वहां से बाहर निकला तो सौम्या ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और वो बोली, मैं भी चलती हूँ। हम दोनों कपाड़िया के घर से निकलकर जाने लगे। रास्ते में मैंने सौम्या से पूछा, तुम रहती कहाँ हो? सौम्या ने सामने की तरफ पहाड़ी पर इशारा करते हुए बोला, वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, बस उसके पीछे ही मेरा घर है। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। मैंने सौम्या की तरफ देखा तो उसके कपड़े ठंड रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैंने सौम्या से कहा, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, मगर इसमें ठंड लग सकती है, लो मेरा जैकेट ले लो। मैंने अपना जैकेट उतारा और सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी जैकेट ले लिया और बिना किसी झिझक के उसे पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे कि थोड़ी दूरी पर पहुंचकर सौम्या ने अचानक कहा, रुको। मैंने गौर किया कि ये वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले मैं सौम्या से मिला था। मैंने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर बोली, अब तुम जाओ, मैं यहाँ से अपने घर के लिए शॉर्टकट रास्ता ले लूँगी। मैंने सौम्या से कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि यह रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है? इस पर वो बोली, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ, हर मोड़, हर पत्थर, हर रास्ते पर मुझे अच्छे से याद है। मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ और फिर आज की रात तो चांद की रात है, तो मैं आराम से चली जाऊँगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ठंड काफ़ी है, तुम्हें जैकेट पहने रखना, मैं कल आकर तुमसे ये ले लूँगा। मेरी इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा झिझक गई। फिर कुछ पल सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने रास्ते चल दी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैं बिस्तर में घुसा, मगर मुझे नींद नहीं आ रहे थे। मेरे दिमाग में बस वो लड़की सौम्या ही घूम रहे थे। मुझे उससे दोबारा मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कल सवेरे अपना जैकेट लेने के बहाने उसके घर जाऊंगा, उससे मिलूंगा और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही आंखें खुली। फिर मैं सौम्या से मिलने के लिए उसके घर के रास्ते उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं उस रास्ते पर गया जहां से पिछली रात सौम्या गए थे। उस रास्ते पर चलते चलते मैंने देखा रास्ते में काफ़ी झाड़ियाँ दिख रहे थे और वो रास्ता बेहद ही खराब था। पता नहीं सौम्या उस रास्ते पर कल अपने घर कैसे पहुंची होगी। उस रास्ते पर चलते चलते मैं एक छोटी नहर के पास पहुंचा। उसकी दूसरी तरफ एक पुराने सा मकान दिख रहा था। नहर को पार करने के बाद मैं उस पुराने घर के पास पहुंचा। मैंने उसके लोहे के गेट को खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो बहुत पुराना और खंडर नुमा मकान था। उसकी छत टूट चुकी थी और एक चिमनी थी, वो भी टूटी हुई। घर के सामने टूटे हुए खंभे थे जिनके ऊपर किसी ज़माने में छत हुआ करती होगी। मुझे लगने लगा शायद सौम्या ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा या फिर मैं किसी गलत घर में घुस आया। इसलिए मैंने आसपास किसी से सौम्या के बारे में पूछने का सोचा। उस टूटे हुए घर से थोड़ी दूरी पर एक घर था। मैं वहाँ चला गया। मैं उनसे सौम्या के बारे में पूछने के लिए चल दिया। उस घर में एक औरत थी। मैंने उनसे सौम्या के बारे में और सामने वाले टूटे घर के बारे में पूछा,
मगर वो सौम्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, उस घर में कोई नहीं रहता। एक ज़माने की बात है, करीब 30 साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहते थे अपनी एक जवान बेटी के साथ। मगर उनकी बेटी की मौत हो जाने के बाद वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर वहाँ अब कोई नहीं रहता। तब से वो घर बस खराब होता चला गया। उनकी बेटी का नाम भी सौम्या ही था, लेकिन जो सौम्या तुम्हें मिली होगी वो कोई और होगी, क्योंकि उस टूटे घर में रहने वाली सौम्या को मरे तो कई साल हो गए। उसकी कब्र वहाँ नीचे जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाले उस कब्रिस्तान में है। उस औरत ने मुझे बताया तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते पर चल दिया जहाँ उस औरत ने बताया कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था, मगर हिम्मत जताकर मैं आगे बढ़ा और मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था जो ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ था। उस कब्रिस्तान में वहाँ काफ़ी पुरानी कब्रें थे। मैं उन कब्रों के बीच में जाकर सौम्या की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे वो कब्र मिल भी गई। उसकी कब्र में एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर सौम्या का नाम भी लिखा हुआ था। वो कब्र सालों पुरानी थी और कई मौसम बदले, लेकिन फिर भी वो कब्र बिल्कुल नई की नई ही लग रहे थे और उसमें उकेरा गया सौम्या का नाम ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही उकेरा गया हो। किसी भी मौसम के मार का कब्र पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी और खुश मिजाज लड़की की कब्र थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं उस कब्र के पास बैठा निहारता रहा, पर मुझे पिछले रात सौम्या के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे और ना जाने कब मेरी आंखें भर आई। मैं खुद को संभाला और उस कब्र के पास से वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र उस कब्र के पत्थर के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो पाया उसकी कब्र के पत्थर के पीछे मेरा जैकेट बहुत अच्छे से तय करके रखा हुआ था। मैंने उस जैकेट को उठाया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छू कर निकल गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे गालों को कोई हाथ छू कर निकला हो। उस दिन के बाद से मुझे सौम्या फिर कभी नहीं दिखी, मगर आज भी वो मेरी यादों में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 10 बज रहे थे। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा चबूतरा था, जिस पर कुछ बच्चे जिनकी उम्र 15 से 16 के आसपास की थी, वो आराम से बैठे हुए थे और उन्हीं के पास एक 60 साल की बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई थी। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा बोला, काकी काकी, आज एक भूतिया कहानी सुनाइए ना, काफ़ी दिन हो गए आपने नहीं सुनाया। उस बच्चे की यह बात सुनकर सभी बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और वो लोग भी जिद करने लगे और कहने लगे कहानी सुनाने को। तभी उस बूढ़ी काकी ने उन सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम दोबारा कभी कहानी सुनने नहीं बोलोगे। ये कहते हुए उन्होंने सबको एक नज़र से देखा और फिर हल्की मुस्कुरा उठी, क्योंकि सभी बच्चे खुशी से अपने चेहरे पर दोनों हाथ टिकाए बैठ गए थे। रात के 2 बज रहे थे। चंद्र नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास की थी, वो अपने घर में चारपाई पर बड़ी ही आराम से सो रहा था।
तभी ना जाने कहां से घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। रोने की आवाजें इतनी भयानक थी कि उस आवाज से चंद्र की नींद टूट गई और वो घबरा गया। जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया। उसने बिना देरी किए दरवाजे को खोला और बाहर देखा तो दूर एक घर में लाइट जल रहे थे और उस घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा थी, जिसे देखकर चंद्र पसीने से तरबतर होने लगा। उसने अपने माथे पर से अपने पसीने को हाथों से साफ किया और घबराते हुए उसके कदम अपने आप ही उस घर की ओर बढ़ गए। इधर इस घर में 4 लोग जो एक चादर से लिपटे हुए शख्स के पास बैठकर रोए जा रहे थे। वो शख्स उस चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। बाहर बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। कई लोग इस घर के सदस्यों को शांत करा रहे थे। कुछ स्त्रियां आपस में आज की हुई घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी चंद्र अपने धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस घर के पास पहुंचा। उसके कदम अब थमने लगे थे और उसकी धड़कनें भी बढ़ चुकी थे और अपने आप को वो रोक ना सका। उसने भीड़ को चीरते हुए जब घर के दहलीज पर कदम रखा तो सुन्न रह गया। उसने देखा सामने एक शख्स चादर ओढ़े हुए जमीन पर शांत लेटा हुआ था और पास ही में एक महिला जिसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। चंद्र वहीं बैठ गया और उसने धीरे से जब चादर हटाया तो सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा दिखा जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया, क्योंकि उसके सामने उसकी दोस्त यानी कि चित्रा की भयानक तरीके से मौत हुई पड़ी थी और वो मौत उसकी आंखों में खंजर घोंपने की वजह से हुई थी। चंद्र वहां से उल्टे पांव भाग आया। उसकी आंखों में डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था। रात भर चंद्र को नींद नहीं आई। वो ना तो सही से लेट पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। वो बस करवटें बदलते जा रहा था। अभी तक वो यही नहीं जान पाया था कि चित्रा की मौत अचानक से हुई तो हुई कैसे। सुबह के 6 बज चुके थे। चित्रा की लाश को कंधे पर उठाया गया और कुछ देर बाद उसकी लाश शमशान घाट पर पहुंच गई। शमशान घाट पर पहुंचते ही उन लोगों ने चित्रा की लाश को जमीन पर लिटाने लगे। उसी शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक गहरा काला कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था और उसके बगल में एक बड़ा सा सूखा पेड़ भी था जिसकी डाल कुएं के ऊपर लहराती रहती थी। उन लोगों ने जैसे ही लाश को उठाकर चिता पर रखा तभी अचानक से मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। तेज हवाओं के साथ साथ तूफान भी खड़ा हो गया। चारों तरफ धूल उड़ने लगी जिससे उन लोगों के हाथों से लाश छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर से चादर हवा में उड़ गई। इधर चंद्र को अजीब सी बेचैनी हो रहे थे। वो वहां से उठा और चुपचाप शमशान घाट की तरफ चल दिया। आज उसे एक शख्स से मिलना था और पता लगाना था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। यही सब सोचकर वो उससे मिलने चल दिया। इधर जो लोग शमशान घाट पर गए थे उनका खड़ा रहना हद से ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि तूफानी हवाएं इस तरह आतंक मचा रहे थे कि उनका रुकना संभव नहीं लग रहा था। वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे को पकड़े हुए खड़े थे।
तभी वहां पर एक तांत्रिक बाबा, जिनके लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, हाथ में लिए तांबे का कमंडल लिए वो आ चुके थे और तूफानी हवाओं को देखकर आश्चर्य में पड़ चुके थे। उन हवाओं को देखते हुए वो उन लोगों के पास आए और तेज और गहरी आवाज में बोले, सर्वनाश, घोर पाप, वो आ गई है। वो सालों से तपस्या कर रहे थे और आज उसकी तपस्या पूरी हो गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबका अंत निश्चित है। उस बाबा की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए और घबराते हुए बोले, ये क्या कह रहे हैं बाबा? कौन आ गई है जिसकी तपस्या पूरी हो गई? जिसे कुछ सालों पहले तुम्हारे ही गांव के कुछ लोगों ने जिंदा मौत के घाट उतार दिया था और उसे मारकर उस कुएं में फेंक दिया, वही आ गई है। तांत्रिक ने उन हवाओं को घूरते हुए बोला। तभी चंद्र वहां पहुंच गया और जब उसने सामने का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा बवंडर जो तेज रफ्तार से उसकी तरफ पड़ता हुआ चला रहा था। अब क्या होगा बाबा? अब हम लोग कैसे बचेंगे? अब कोई रास्ता बताइए। सभी लोगों ने एक साथ कहा। तभी उन लोगों की नजर चित्रा की लाश पर गई। जहां उन लोगों ने लाश को गिराया था वहां से लाश अब गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा घबरा गए। तभी तूफानी हवाएं धीरे धीरे शांत होने लगी और सब पहले जैसा होने लगा, जिसे देखकर वो लोग भी सोच में पड़ गए। इधर चंद्र भी अपनी आंखें तेजी से बंद कर लिया था। जब बवंडर उसके काफी नजदीक आ गया था तभी कुछ ऐसा हुआ कि बवंडर वहां से गायब हो गया और सब चीजें पहले के जैसे सामान्य हो गई। इधर चित्रा की लाश वो गायब हो चुके थे, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे और ये सब हो गया। तभी चंद्र चलते हुए उन लोगों के पास पहुंचा और सामने तांत्रिक को प्रणाम किया, जिसे देखकर तांत्रिक को ना जाने कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत पूछा, तुम चंद्रकला के बेटे हो ना चंद्र? हाँ हाँ महाराज, मैं चंद्र ही हूं। आप मुझे कैसे जानते हैं? चंद्र ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, बेटा तुम जब 10 साल के थे ना तो चंद्रकला जी तुमको एक बार मेरे पास लेकर आए थे और तुम्हारी कुंडली देखने के लिए कहा था। मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारी कुंडली किसी ऐसी स्त्री से जुड़ी हुई है जो इस धरती पर जिंदा ही नहीं है और तुम जिसे भी प्रेम करोगे वो या तो पागल हो जाएगी या फिर उसकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर तांत्रिक ने चंद्र का हाथ पकड़ा और भीड़ से दूर करते हुए कहा, बेटा ये चित्रा, ये उसी का काम है। चित्रा तुमसे प्यार करने लगी थी और ये वो समझ गई और फिर उसके बाद तो तुम जानते ही हो। ये सुनकर चंद्र के तो जैसे होश ही उड़ गए। चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इतना जरूर समझ गया था कि ये जो कुछ भी है ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। तभी चंद्र ने तांत्रिक को कहा, बाबा तो फिर इसका उपाय क्या है? ऐसे तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूं इसमें? तो इस पर तांत्रिक ने चंद्र की ओर बड़ी ही गौर से देखा और फिर कहा, एक रास्ता है बेटा, मगर थोड़ा मुश्किल है। इस पर चंद्र ने कहा, अब कुछ नहीं करने से बढ़िया तो मुश्किल रास्ता ही है। आप बस बताइए क्या करना है, मैं वो कर दूंगा। जिसके बाद बाबा ने चंद्र को बताना शुरू किया, तुम्हें मेरे साथ एक
यज्ञ में बैठना होगा। मैं उस शैतानी शक्ति को बुलाऊंगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी, मगर मैं तुम्हें एक खंजर दूंगा जो कि सिर्फ उसी पर काम करेगा और तुम्हें ही वो खंजर उसके सीने में उतारना होगा, तभी ये सब खत्म होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये सुनकर चंद्र कुछ देर सोच में पड़ गया, मगर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो राजी हो गया। तांत्रिक ने कहा कि यज्ञ अमावस की रात को होगा। वैसे ही ठीक अमावस की रात आई और फिर तांत्रिक और चंद्र यज्ञ करने बैठ गए। चंद्र एक गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ था। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, ठीक वैसे ही उसने उस शैतानी शक्ति को बुला ही लिया। चंद्र ने देखा कि वो शक्ति, वो जो कुछ भी थे, बहुत ही खूबसूरत थे। वो जैसे जैसे चंद्र के करीब आ रहे थे, चंद्र की धड़कनें और भी तेज होती जा रहे थे, मगर अंदर ही अंदर उसकी आंखों के सामने बस चित्रा का चेहरा आ रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो शैतानी शक्ति एकदम से चंद्र के करीब आई और तभी चंद्र ने अपने पीछे से वो खंजर निकालकर सीधे उसके सीने में घोंप दिया। ऐसा करते ही वो शैतानी शक्ति एकदम से पीछे को हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चंद्र की ओर बड़ी ही अजीब नजरों से देखा और फिर एकदम से हवा में जैसे धुआं हो गई, काला धुआं। ये देखकर चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया। जिसके बाद वो वहां से अपने घर आया और उस दिन के बाद से सब कुछ सही हो गया।